हाँ, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब बात करते हैं अपन, देखो हम ये पढ़ रहे थे परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, परमाणु का वेग, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, हमने देख लिया था। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करने के साथ साथ हम ये बढ़ रहे थे कि कोश और परमाणु क्रमांक, कोश और त्रिज्या का संबंध क्या है, कोश और त्रिज्या का संबंध क्या है। हमने तीन अलग अलग बातें पढ़ी थी, और तीन अलग अलग बातें हमने ये पढ़ी थी कि जो R1 होता है, R2, इन दोनों का अनुपात, एक तो हमने पढ़ा था N1/N2, और इन दोनों का क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था। एक हमने ये पढ़ा था कि जो R1 और R2 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे Z2/Z1 होता है। और एक हमने ये पढ़ा था कि जो आपका R1 और R2 का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है, तो आप कहोगे सर N1/N2 और स्क्वायर होल इसका इनटू Z2 अपॉन क्या होता है, Z1। ये पढ़ा था ना। Z2 अपॉन क्या पढ़ा था, Z1 पढ़ा था। भाई मेरे, जब कोस नहीं बदले तब याद रखना है कोस नियत रहे, और आपका जो कोस बदले और परमाणु क्रमांक जो सेम रहे, उस समय R1 और R2 का अनुपात ये रहेगा। फिर याद रखना कोस तो नहीं, आपका जो परमाणु क्रमांक बदल रहा है उस समय R1 और R2 का अनुपात क्या रहेगा, और दोनों ही बदल रहे हैं तो R1 और R2 का अनुपात आपको ऐसे ज्ञात करना है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ बातें याद रखनी है जो हमने पढ़ाई है, अभी इन बातों को पढ़ते हुए चलना है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। और ये त्रिज्या का मान ज्ञात करो, ये एंगस्ट्रॉम में होगा। इसके अंदर होगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर होगा। अब हाइड्रोजन परमाणु की अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको कि सर परमाणु क्रमांक 1 होता है। n का मान कितना दे रखा है, तो n का मान यानी कोष का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। कोष का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। z बराबर कितना, 1, और n बराबर कितना, 1। परमाणु क्रमांक 1 है और कोष भी कितना है, 1 है। क्लियर है बात, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन कि अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। क्या परमाणु क्रमांक बदल रहा है, नहीं बदल रहा, एक ही परमाणु है। क्या कोष बदल रहा है, नहीं बदल रहा, पहला ही कोष है। तो सामान्य फॉर्मूला आपका आता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन क्या, Z। n स्क्वायर अपॉन क्या है, Z। क्लियर है, ओके। और किस में, ये आ गया मेरे भाई एंगस्ट्रॉम में। अब 0.529 इंटू n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 अपॉन कितना है, 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है। 1 स्क्वायर 1/1 कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई। हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या का मान ज्ञात करो, तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, ये एंगस्ट्रॉम में है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, नहीं है ना, सिंपल सा प्रश्न है। थर्ड ग्रेड के हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है ना, पात्रता थर्ड ग्रेड के हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, हमसे पूछा जा सकता है। फिर देखो आप, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है
कि आपके पास में कोई एक परमाणु है जिसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। देखो ये परमाणु है हीलियम और इसके ऊपर +1 आवेश है। हीलियम +1 की दूसरे तथा तीसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने 3 केस पढ़े थे। 3 केस के अंदर आप बता सकते हो कौन सा केस लगेगा। तो पहले आपसे मैं ये पूछूं, क्या परमाणु क्रमांक बदल रहा है क्या? परमाणु क्रमांक बदल रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं बदल रहा। तो बताओ क्या नियत है? सर नियत है। फिर बताओ क्या कोष बदल रहा है? तो आप कहोगे सर कोष तो बदल रहा है, कोष नियत नहीं है। कोष बदल रहा है ना। अब कोष बदल रहा है, इसका मतलब यह है कि जब कोष बदले परमाणु क्रमांक नियत रहे, उस कंडीशन के अंदर जो त्रिज्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? त्रिज्या समानुपाती है R समानुपाती N के। और याद रखना R समानुपाती N है तो 2 त्रिज्याओं का अनुपात पूछा तो हम कहेंगे सर R1/R2 और बराबर हो गया किसके? N1 क्या? N2। N1 N2 की क्या है? ये होल स्क्वायर है। N1 और N2 की क्या है? ये होल स्क्वायर है। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? आई ना समझ? अब सोचो, यहां से हमें परमाणु क्रमांक की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि N1 कितना है और N2 कितना है? N1 और N2 कितना है? तो N1 कितना है? N1 दूसरा कोष मतलब N1 का मान कितना? 2। N2 कितना? तीसरा कोष, तो N2 का मान कितना? 3। तो हम कहेंगे सर ये जो R1 और R2 का जो अनुपात आया वो N1 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 का मान रखो, ठीक है ना। N1 का मान रखा हमने, N2 का मान रखा कितना? 3। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना आया? आप कहोगे सर ये आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 बटा कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 4 बटा कितना आ गया? 9। तो R1 और R2 का जो अनुपात है, R1 अनुपात R2 का जो अनुपात है वो मेरे भाई कितना आएगा? तो आप कहोगे 4 अनुपात कितना आया? 9 आया। 4 अनुपात कितना आया? 9 आया। ध्यान देना, पहले सबसे पहले देखो हीलियम +1 की दूसरे तथा तीसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब परमाणु तो एक ही है ना, कोष बदला है दूसरा और तीसरा। इस कंडीशन में आपके पास में फॉर्मूला था कि R1 और R2 का अनुपात, इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे? ज्ञात करोगे। कब? जब परमाणु क्रमांक नियत हो, कोष बदलता हो, उस समय। N1 पहला कोष है, N2 दूसरा कोष है, लेकिन प्रश्न के अंदर पहले कोष का मान कितना है? 2। तो N1 का मान कितना रखा? 2। प्रश्न के अंदर N2 का मान कितना है? 3। तो N2 का मान रखा 3। फिर दोनों को सोल्व किया तो R1 और R2 का अनुपात कितना आया? 9 आया। ये प्रश्न का हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? क्लियर है क्या बात है? अरे बोलो समझ आ रहा है क्या? आ रहा है ना समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो इधर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन ये है कि लिथियम +2 व बेरिलियम +3 लिथियम +2 व बेरिलियम +3 की दूसरी कक्षा की त्रिज्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। लिथियम +2 बेरिलियम +3 के परमाणु के दूसरे कोष की त्रिज्या
ज्ञात करो, ज्ञात करो, दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। लिथियम +2 व बेरिलियम +3 परमाणु के दूसरे कोष की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो, क्या इसके अंदर ये कोष बदला क्या? तो आप कहोगे सर कोष तो एक ही है, लेकिन परमाणु अलग अलग है। परमाणु क्या है? अलग अलग है। जब कोष नहीं बदलता है, परमाणु क्रमांक चेंज होता है, उस समय आर जो होता है ना, वो समानुपाती होता है 1 किसके? जेड के। आर समानुपाती होता है 1 किसके? जेड के। मतलब व्युत्क्रमानुपाती है आर त्रिज्या के। त्रिज्या और परमाणु क्रमांक व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कब? जब कोष बदल रहा है, कोष नियत रहे और परमाणु क्रमांक क्या है? बदल रहा है। इस कंडीशन के अंदर R1/R2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा आपका Z2 कितना आ जाएगा? Z1। सर Z1/Z2 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर त्रिज्या और परमाणु क्रमांक का रिश्ता उल्टा है। रिश्ता उल्टा है तो Z2 ऊपर आएगा, Z1 क्या आएगा? नीचे आएगा। Z2 ऊपर आएगा और Z1 क्या आएगा? नीचे आएगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो Z1 कितना है और Z2 कितना है? सोचो लिथियम का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3 है। Z2 बेरिलियम है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पर आ गया। ये आता है आपका कितने नंबर पर? ये Z2 आता है आपका कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। कुछ नहीं करना, आपको Z2 और Z1 का मान रखना है। यहां पर गलती ये नहीं करना है आपको, सबसे पहले ऊपर मान रखा जाएगा Z2 का, और Z2 कितना है? 4, और नीचे मान रखा जाएगा Z1 का। Z1 कितना है? 3। तो आपके पास में R1 और R2 का जो अनुपात आया, R1 और R2 का जो अनुपात आया, वो अनुपात आया कितना? तो भाई 4 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। 4 अनुपात कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। बोलो R1 और R2 का जो अनुपात आया वो कितना आया? 4:3 आया। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? सोचो। ठीक है, 3 क्वेश्चन करिए, तीनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? चलो एक प्रश्न त्रिज्या पे मैं करवाता हूं आपको, लिखता हूं, आप करोगे। आपके पास केवल 3 मिनट का टाइम है। केवल कितने मिनट का टाइम है? 3 मिनट दे रहा हूं। 3 मिनट भी बहुत हो जाएंगे, 2 मिनट दूंगा आपको। 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। चलो लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है हीलियम +1 के दूसरे कोष तथा लिथियम +2 के तीसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न है। 2 मिनट के अंदर आपका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। ये 2 मिनट है और 2 मिनट के अंदर आपका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। चलो करिए भाई। 2 मिनट के अंदर आपका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। करिए, जल्दी करिए। 6:19 हुए हैं और 21 मिनट पर मैं आपके आंसर जानूंगा कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं।
आपने क्या क्या आंसर दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। करिए करिए, जल्दी करिए। हाँ, अब आपके पास में 1 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी है? मात्र आपके पास में 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट और है। 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से आप आंसर दीजिए। अपनी घड़ी थोड़ी फास्ट है भाई, है ना? अपनी घड़ी क्या है, थोड़ी सी फास्ट है। अपनी घड़ी थोड़ी सी क्या है भाई, फास्ट है। चलो ठीक है, आपका टाइम पूरा। आपने सॉल्यूशन किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हीलियम के, हीलियम प्लस के दूसरे कोष और लिथियम प्लस 2 के तीसरे कोष। हीलियम का परमाणु क्रमांक अपन Z1 मान लेते हैं, और Z1 कितना? हाइड्रोजन हीलियम 2। क्लियर है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z2 लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3। हीलियम का कौन सा कोष है? तो आप कहोगे सर N1। N1 हीलियम के कोष को क्या माना आपने? दूसरा कोष। फिर याद रखना N2, N2 आपको याद रखना लिथियम प्लस 2 के कौन से कोष? तीसरे कोष। ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। बताओ, क्या परमाणु क्रमांक बदल रहा है? बदल रहा है। क्या कोष का मान बदल रहा है? बदल रहा है। उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर मेरे भाई, R1 और R2 का जो अनुपात है, R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर N1/N2 की स्क्वायर इनटू Z2/Z1, Z2/Z1। क्लियर है बात? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनका मान रखेंगे अपन, तो N1 का मान रखा आपने कितना? R1/R2। N1 का मान रखो कितना है? N1 का मान 2, और 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करो कितना है? 4। शाबाश। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। N2 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। वेरी गुड। Z2 कितना? 2। और फिर याद रखना Z1 कितना? Z2 कितना? Z2 कितना? Z2 है 3। Z2 कितना है? 3 है। और Z1 कितना है? Z1 कितना? 2 है। Z1 कितना है? 2 है। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? Z2 कितना है? ठीक है। अब सोचो जरा, Z1 का मान कितना दे रखा है आपको? Z1 का मान दे रखा है 2, और Z2 का मान कितना दे रखा है? 3। इनको करना है गुणा। गुणा कर दो, या गुणा ही कर लेते हैं, चलो। 4 तिया 12, 9 दूनी 18। 4 तिया 12, 9 दूनी 18। कट रहे हैं क्या? 2 एकम 2, 2 दुए 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये भी कट रहा है। कट रहा है ना? कट रहा है। कट रहा है तो फिर कट रहा है, काट देते हैं। काट देते हैं तो देखो इधर, ये हो जाएगा अपना 4 तिये R1/R2, 12 अनु बटा कितना हो जाएगा? 18। 4 तिया 12, 4 तिये कितने हो जाएंगे? 12, और 6 तिये कितने हो जाएंगे? 18। 6 तिये कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है? या अगर काटने में ऐसे गलती हो रही है तो आप ऐसे करो, यहीं से काट देते हैं अपन। 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। कितना आ जाएगा ये? 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3, और 2/3 का मतलब कितना हो गया? 2/3 का मतलब हो जाएगा अपने पास में R1 अनुपात R2 कितना आ जाएगा? 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने सही किया है। आप लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है? 2/3। लिख लिया? चार तिये 12 और 6 तिये 18, 2 दुए 4, 3 दुए 6, 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा अच्छी तरीके से।
तो त्रिज्याएं आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अपन किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन का क्या करना है आपको, वेग ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का क्या करना है आपको, वेग ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करेंगे उस पर अभी अपन चर्चा करेंगे। चलो हम बात करते हैं और परमाणु मॉडल के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, ज्ञात करना। ये इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो त्रिज्या और वेग तो ज्ञात करना आना चाहिए, ऊर्जा ज्ञात करनी आए या न आए, लेकिन त्रिज्या और वेग तो ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि रीट पात्रता और अपना थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिंपल प्रश्न। मैंने तो थोड़ा सा क्या आपको एक कदम आगे, लेकिन फॉर्मूले के रूप में आपको क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमने ये पढ़ा था कि v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर कितना 6, और 10 की पावर इंटू 6 इंटू याद रखना है z अपॉन क्या होता है, n होता है, इंटू z अपॉन क्या होता है, n होता है, और ये मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। ये मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। देखो इसके अंदर भी अपन पहला टाइप क्या है, टाइप पहला, या आप कह सकते हो केस फर्स्ट। केस क्या पढ़ रहे हैं अपन, फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और पहला केस हमें क्या कहता है, पहला केस हमें ये कहता है, सोचो इस फॉर्मूले से पहले तो केस तो छोड़ो आप, ये देखो कि जो v है वो समानुपाती तो है z के, और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, n के। इस आधार पर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि केस नंबर जो फर्स्ट बनेगा, केस नंबर जो फर्स्ट बनेगा, उस फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या सोचना है, उस फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या सोचना है। सोचो फर्स्ट केस हमें कहता है कि अगर कोस नियत है, अगर कोस क्या है, नियत है, इसको नियत कर दिया जाए और ये परमाणु क्रमांक जो है ये बदल जाए, तो हम कहेंगे ना कि v समानुपाती किसके है, z के। v समानुपाती किसके, परमाणु क्रमांक के। अरे भाई ये बदल रहा है, इसका मतलब ये बदल रहा है, तो हम कहेंगे ना कि v समानुपाती किसके है, z के। तो याद रखना अगर कोस नियत है और z क्या है, बदल रहा है, और अगर कोस बदल रहा है और z क्या है, नियत है, उस कंडीशन के अंदर दोनों ही बदल रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, वेग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला केस आपके पास है कि अगर 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 कोस अगर कोस नियत है, अगर कोस क्या है, कोस नियत है, कोस नियत है, और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बदले, परमाणु क्रमांक बदले, तब याद रखना है आपको v समानुपाती क्या होगा, v समानुपाती होगा, याद रखना z बदले तब जो v है, v जो है वो समानुपाती किसके होगा, z के होगा। v समानुपाती किसके होगा, z के होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो v1 और v2 होगा, दो इलेक्ट्रॉन के लिए वेग का जो अनुपात होगा वो z1 और क्या होगा, z2 के बराबर होगा। वो v1 और v2 जो होगा वो z1 और z2 के क्या होगा, बराबर होगा। पहली बात समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस बात को अच्छी तरीके से ग्रहण किया है। ठीक है, चलो अब सोचो दूसरी बात अगर अपन करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में क्या कहता है,
केस नंबर 2 हमें ये कहता है कि क्या बदले, तो आप कहोगे सर कोष बदल रहा है और परमाणु क्रमांक तो नियत रह रहा है। इसका मतलब हम कहें कि सर परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक तो है नियत, समान है। परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान है या समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन कोष परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन कोष बदल रहा है तब, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन कोष बदल रहा है तब याद रखना है जो आपका V है वो व्युत्क्रमानुपाती या डायरेक्ट समानुपाती किसके है, तो आप कहोगे सर 1 किसके है, N के है। 1 किसके, N के है। इसका मतलब V1 और V2 का जो अनुपात है वो आपका N2 और किसके बराबर आएगा, N1। N2 किसके बराबर आएगा, N1 के क्या आएगा, बराबर आएगा। N2 और N1 के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये केस नंबर क्या है, 2 है। ये केस नंबर क्या है मेरे भाई, 2 है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तीसरी बात अपन और करते हैं, और तीसरी बात में क्या दे रखा है, केस नंबर 3। केस नंबर जो 3 है उसके अंदर अपन बात करें, केस नंबर 3 उसके अंदर बात करें कि यदि परमाणु क्रमांक तथा कोष दोनों ही बदले तब याद रखना है जो V1 और V2 है ना वो समानुपाती बराबर होंगे किसके, Z1 और Z2 इंटू N2/N1 की। बताओ N2/N1 के क्या होते हैं, समान बराबर होता है। Z1/Z2 और N2/N1 के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये भी किस में, मीटर प्रति सेकंड में है। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था 6 नंबर, वो भी आपको किस में याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर आपको याद रखना है। बताओ इन 2 चीजों पर आपको कोई डाउट है क्या, किसके ऊपर, त्रिज्या ज्ञात करना और याद रखना है क्या ज्ञात करना, उसके बाद में वेग ज्ञात करना। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन के वेग से संबंधित आपको 2-3 एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चलो पहला प्रश्न सिंपल, जो 3rd ग्रेड लेवल के हिसाब का प्रश्न है। क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन के पहले कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पहले कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहले कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। हाइड्रोजन के पहले कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। चलो सुनो मेरी बात, क्या अकेला हाइड्रोजन परमाणु है? ठीक है। क्या कोष एक ही है, पहला ही कोष है? न तो परमाणु क्रमांक बदल रहा है न कोष बदल रहा है,
तो मीटर प्रति सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास? तो आप कहोगे सर जी फॉर्मूला है v बराबर 2.18, v बराबर 2.18, v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, और इसके बाद आपको याद रखना है z अपॉन क्या होता है? n होता है। z अपॉन क्या होता है? n होता है, ये आपको पता है। अब आप सोचो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1, और हाइड्रोजन के कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन के तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान भी कितना? 1। यहां पर z का मान 1 रखोगे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z का मान भी 1 रखोगे, n का मान भी 1 रखोगे, तो सीधी सी बात है वेग कितना आएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? 6 आएगा। ये v के बराबर आ गया, और ये किस में आएगा? मीटर प्रति क्या आएगा? सेकंड आएगा। किस में आएगा? तो पहले कोष में स्थित हाइड्रोजन के पहले कोष में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन का वेग है वो कितना होता है? 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड होता है। होता है नहीं होता? बोलो, होता है? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आ गया ना? ठीक है, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अगली बात करते हैं, और अगली ये बात करते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आपको चर्चा करनी है। देखो इधर He+1, हीलियम प्लस क्या है? 1 है। हीलियम प्लस क्या है? 1, तथा हीलियम +1 और एक आपके पास में परमाणु है जिसका नाम है लिथियम प्लस में क्या है? 2। लिथियम प्लस में क्या है? 2 है। हीलियम +1 है तथा लिथियम प्लस क्या है? 2 है। अब लिथियम +2 जो है इनका पहला कोष है। कौन सा कोष है? पहला कोष है। हीलियम +1 का भी पहला कोष है और लिथियम +2 का भी क्या, कौन सा कोष है? पहला कोष है। हीलियम +1 तथा लिथियम +2 के पहले कोष में उपस्थित या में गतिशील, पहले कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात या इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात, इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करो। वेगों का अनुपात ज्ञात करो। चलो सोचो आप, हीलियम +1 ये Z1 कितना है, Z2 कितना है, Z1 कितना है और Z2 कितना है, उस पर चर्चा करते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3। कोष कौन सा है? पहला कोष। इसका मतलब n का मान कितना? 1। और n का मान 1, इसका मतलब n क्या है? नियत है। n क्या है? फिक्स है ना, नियत है। और नियत है तो बदल क्या रहा है? बदल तो Z रहा है। परमाणु क्रमांक क्या रहा है? नियत नहीं है। नियत नहीं है इसका मतलब बदल रहा है। बदल रहा है नहीं बदल रहा? बदल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो परमाणु, जो आपका इलेक्ट्रॉन का वेग है
वो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो समानुपाती होता है किसके? परमाणु क्रमांक के। किसके समानुपाती होता है? परमाणु क्रमांक के। और परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है तो हमने फॉर्मूला लिखा है V1 अपॉन क्या लिखा है? V2 बराबर Z1 अपॉन क्या होता है? Z2। Z1 अपॉन क्या होता है? Z2। V1 अपॉन V2 बराबर Z1 अपॉन Z2। ये क्या है? तो आप सोचो ये क्या है? ये है जब परमाणु क्रमांक बदले और जब कोश नियत रहे, उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का आपका क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले के अंदर Z1 और Z2 का क्या रखना है? आपको मान रखना है। और मान क्या रखना है? V1 अपॉन क्या रखना है? V2 बराबर Z1 का मान कितना? 2 और Z2 का मान कितना? 3। Z2 का मान कितना? 3। तो V1 और V2 का जो अनुपात आएगा, V1 अनुपात V2 का जो अनुपात आएगा वो आप याद रखना 2 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। 2 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। 2 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? 2 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। सोचो क्या ये बात आपको समझ आई? बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? अच्छी तरीके से समझ आ गई? चलो एक प्रश्न और करते हैं और एक प्रश्न इस वेग के ऊपर अपन करते हैं। वेग के ऊपर जो प्रश्न रहेगा इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का, वो अपन देखते हैं। ये है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे। देखो, लिथियम +2 के दूसरे कोष तथा बेरिलियम +3 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। लिथियम +2 के दूसरे कोष तथा बेरिलियम +3 के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करो। सोचो क्या लिथियम का परमाणु क्रमांक और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक समान है? नहीं है। इसका मतलब परमाणु क्रमांक तो बदल रहा है। क्या ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष समान है? नहीं है। मतलब कोष भी क्या है? अलग अलग हैं। कोष भी क्या है? अलग अलग हैं। कोष भी क्या है मेरे भाई? अलग अलग हैं। तब क्या करना है? तो आप सोचो, जब कोष अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग हो, तब जो V1 है, V1 और V2 का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे वो परमाणु क्रमांक के तो समानुपाती, मतलब Z1 और Z2 के बराबर N2। कोष के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब N2 अपॉन क्या होता है? N1। अब सोचो यहां पर Z1 कितना है? तो Z1 तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है और Z1 का कोष कौन सा है? तो आप कहोगे N1 का मान कौन सा? 2 है। बेरिलियम Z2 कितना है? तो Z2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितने नंबर पर आ गया? 4 नंबर पर। और फिर N2 इसका कौन सा कोष है? N2 का कोष है तीसरा। N2 का कोष कौन सा है? तीसरा है। मेरे प्यारे भाई V1 और V2 जो है ना, इसका अनुपात अगर आपको निकालना है तो Z1 का मान रखो कितना? 3। Z2 का मान रखो कितना? 4 इंटू Z1 का मान 3, Z2 का मान
4, N2 का मान कितना है? N2 का मान तो 3 है, और फिर N1 का मान कितना है? 2 है। तो 3 तिया कितना आ जाएगा? 9, और 4 दुआ कितना आ जाएगा? 8। तो V1 और V2 का जो अनुपात है वो 9 अनुपात कितना होगा? 8 होगा। 9 अनुपात कितना होगा? 8 होगा मेरे भाई। क्या ये क्लियर है? क्या 9 अनुपात कितना होगा? 8 होगा। सोचो क्या क्लियर है? ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का भी फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तक अपन नहीं जाएंगे, ठीक है? करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन पढ़ते हैं कि बोर परमाणु ने ये चीजें जो बताई है ये तो ठीक है, काफी अच्छा बोर का परमाणु प्रतिरूप है, बहुत अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। आप ग्रेड 3 की बात करो चाहे ग्रेड 2 की बात करो, साइंस सब्जेक्ट से अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है? अब बोहर परमाणु मॉडल जो है ना, उसकी कुछ कमियां हैं, और कमियां क्या है उन कमियों की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उन कमियों की क्या करेंगे? अपन चर्चा करेंगे। तो बोर परमाणु मॉडल की क्या है भाई? कमियां है ना। बोहर बोर परमाणु बोर परमाणु बोर परमाणु मॉडल की बोर परमाणु मॉडल की कमियां। बोर परमाणु मॉडल की कमियां। बोर परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। क्या है ये कमियां? इनकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक? सोचो। नंबर 1 बात, पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि यह केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर लागू होता है। सबसे बड़ी कमी यह केवल केवल एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु, एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु प्रजाति पर लागू होता है। पहली बात। अगर मैं कहूं ना कि ये हाइड्रोजन पर लागू होता है, ठीक है, मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन हीलियम +1 पर लागू होता है, ठीक है, लेकिन ये हीलियम पर लागू नहीं होता। ये हीलियम पर लागू नहीं होता क्योंकि अब हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर क्या होता है? लागू होता है। ये इसकी कमी है, ये इसकी क्या है? कमी है। फिर याद रखना, नेक्स्ट आप कहोगे सर दूसरा आपको याद रखना, यह जीमान प्रभाव व यह जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता। यह जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ, को नहीं समझा पाता, ठीक है। अब ये सर जीमान प्रभाव क्या होता है और ये स्टार्क प्रभाव क्या होता है? जीमान प्रभाव की बात करें अपन तो अगले पेज पर थोड़ा मैं समझा देता हूं। जीमान प्रभाव की बात करें अपन तो जीमान प्रभाव क्या होता है? देखो, जीमान प्रभाव क्या होता है इसकी अपन चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना,
चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो होती है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है इसकी चर्चा में नहीं करनी, ठीक है, इसको रहने दो आप, केवल तो इतना याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को, के विपाटन या विभाजन के विपाटन को जीमान प्रभाव कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। पहली बात तो याद रखना, जीमान प्रभाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन या स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन को अपन क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। तो फिर स्टार्क प्रभाव क्या है, ये स्टार्क जो प्रभाव है ये क्या चीज है, तो आप कहोगे कि सर विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को, विपाटन को स्टार्क प्रभाव कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। तो ये स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को नहीं बताता। फिर भाई आपको ये एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि परमाणु, जो परमाणु होता है ना, परमाणु रासायनिक संयोज करके या रासायनिक बंध बनाकर अणु का निर्माण कैसे करता है, बनाकर अणु का निर्माण कैसे करता है, कैसे करता है, इस बात को यह नहीं समझाता। इसका मतलब ये इसकी भी व्याख्या नहीं करता कि परमाणु रासायनिक बंध कैसे बनाता है, परमाणु रासायनिक बंध कैसे बनाता है, इस बात की भी व्याख्या नहीं करता। लास्ट याद रखना, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बताता, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बताता। क्लियर है, यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो ये था किसका परमाणु मॉडल, ये था भाई अपने नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, जिसकी जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है अपने लेवल 2 के एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने एक एक बात आपके सामने प्रदर्शित कर दी है, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें याद करनी है। प्रश्न कैसे बनते हैं इनके ऊपर उनकी डिस्कस बाद में करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसके प्रश्न भी करवा दूंगा, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं और कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, ये बातें हम पढ़ेंगे। बताओ क्या ये क्लियर है, समझ आया या नहीं आया, आ गया समझ? तो आज के लिए इतना ही। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें आप लोग, और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई और बहनों को जय हिंद, राम राम। आपकी पढ़ाई ऐसे ही अच्छी चलती रहे और आप सरकारी नौकरी को जल्दी प्राप्त करें, यही आशीर्वाद, यही दुआ मैं आप सब लोगों के लिए
देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आपने इतना समय मुझे दिया।